जी। ये सिनेरियो ये है जी कि यू आर अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन अ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। यूनियन गवर्नमेंट is implementing midday meal scheme to improve nutrition and school attendance in your district. There are complaints of food contamination, irregular supply, diversion of food grains. Teachers are complaining. Media is critical. NGOs allege nexus between contractors, middlemen. CM has sought a detailed report. What will you do? तो आप कलेक्टर हैं, मिड डे मील स्कीम एग्जीक्यूट हो रही है। मिड डे मील स्कीम जिस पर्पस से एग्जीक्यूट करी जा रही है उसका है कि इम्प्रूव करना न्यूट्रिशन को और स्कूल अटेंडेंस में बच्चों की। लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट में कंप्लेंट्स आ रही हैं तीन चीज़ों को लेकर, खास करके कि इरेगुलर सप्लाई है, फूड में कंटेमिनेशन है और डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन्स है। कंप्लेंट्स की वजह से टीचर्स भी इशू रेज कर रहे हैं, मीडिया क्रिटिकली कवरेज रन कर रहा है, एनजीओज कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर और मिडलमैन के बीच में नेक्सस है। चीफ मिनिस्टर ने रिपोर्ट आपसे एक डिटेल्ड मांगी है, आप क्या कार्रवाई करेंगे? अब इस कॉन्टेक्स्ट में, अब अगर हम जाते हैं केस प्रॉब्लम पे, तो भाई केस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें तो एक चीज तो क्लियर है बेटा कि यहाँ पर एक स्कीम है, उसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूशन का फेलियर है। अगर एग्जीक्यूशन का फेलियर है तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि एक नेशनल लेवल की जो स्कीम है वो ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही। ये चीज क्लियर हो रही है आपको, जो बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है अगर मैं बोलूँ तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में तो किसी को इशू नहीं आया कि भाई प्रॉब्लम ये है कि बेटा एक स्कीम नेशनल लेवल की है जिसको एग्जीक्यूट करना है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही किसी कारणों से। ये चीज हमारी प्रॉब्लम केस स्टडी की है। मैंने इसीलिए इस बार वर्कबुक भी इस तरीके से डिजाइन करी कि हम केस प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई क्लियर कट तरीके से करें। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब हम केस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम अपनी थ्योरी की जो हमने लर्निंग की है उस थ्योरी की लर्निंग से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम क्या अप्रोच अपनाएंगे। तो हमारे सामने बच्चे यहाँ पर क्या हो रहा है, एक क्लियर कट एग्जांपल है कि गवर्नमेंट की स्कीम को एग्जीक्यूट करना है और वो स्कीम ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट नहीं हो रही, यानी कि देर इज एन एग्जीक्यूशन फेलियर, इफ आई पुट इट इन वन वर्ड। सो व्हाट इज द एंटायर केस स्टडी ऑल अबाउट? एन एग्जीक्यूशन फेलियर। ये बात तो सबको क्लियर हो रही है। कीपिंग दिस इन माइंड, सबसे पहले अब हम स्टेक होल्डर्स पे आते हैं। अब यहाँ पर जी एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है सबको
अभी तक हम लोग जनरली स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करते थे एक सिंपलिस्टिक लेवल पर, क्योंकि केस स्टडीज पिछली वाली थोड़ी सी सिंपलिस्टिक थी। अब हम थोड़ी एडवांस केस स्टडीज की ओर जा रहे हैं और ग्रेजुअली आएंगे एग्जाम ओरिएंटेड लेवल पर भी। हमने अभी तक जब हमने स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करे, हमने क्या बोला? हमने बोला पिन पॉइंटेड स्टेक होल्डर। यही करते थे हम लोग कि भाई कलेक्टर है तो कलेक्टर स्टेक होल्डर है, सिटीजन है तो सिटीजन स्टेक होल्डर है। हम अब ऐसे नहीं करेंगे, हम अपनी लर्निंग को अब आगे बढ़ाएंगे। आगे कैसे बढ़ाएंगे? अब हम जब स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करेंगे तो हम दो चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे। पहली हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टेक होल्डर कौन है, जो कि हम पहले जैसे करते आ रहे थे। और फिर हम वहीं पर उसी स्टेक होल्डर के आगे एग्जाम में, यूपीएससी में एग्जामिनर को समझाएंगे कि ये स्टेक होल्डर क्यों है। सो नाउ दिस इज द न्यू लर्निंग बेटा। अब जो लर्निंग हम करने जा रहे हैं, अब हम उस लर्निंग को आगे सारी केस स्टडीज में वही कॉमन रखेंगे। तो till now I have taught you how to identify stakeholders. We will do the same, but we will add one more step. That why are these the stakeholders? That also has to be explained to the examiner in the exam. So this is a new learning for this month. We will apply this subsequently. Let's go one by one. सबसे पहला स्टेक होल्डर यहाँ पर कौन है जी? स्कूल चिल्ड्रन, जिनके लिए स्कीम बनी थी। ये तो स्टेक होल्डर हो गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन की वाई आर दे स्टेक होल्डर्स, तो हम क्या बोलेंगे जी यहाँ पर? द रीजन वाई दे आर द स्टेक होल्डर इज बिकॉज दे आर डिपेंडेंट अपॉन न्यूट्रिशन, डिपेंडेंट अपॉन मील्स फॉर न्यूट्रिशन। तो ये चीज समझ आई या नहीं आई? हमें एग्जाम में बेटा थोड़ा इलेबोरेट करके एग्जामिनर को बताना है कि स्कूल चिल्ड्रन जो है ये इसलिए स्टेक होल्डर हैं बिकॉज इस केस स्टडी में ये पॉइंट आउट किया गया है कि मील्स इनके लिए बने हैं न्यूट्रिशन पर्पज से। नंबर टू, पेरेंट्स एंड फैमिलीज। पेरेंट्स एंड फैमिलीज यहाँ पर क्यों एक स्टेक होल्डर है? क्योंकि केस स्टडी में बोला गया है कि फूड कंटेमिनेशन हो रही है। फूड कंटेमिनेशन का मतलब है कि पेरेंट्स एंड फैमिलीज इसलिए स्टेक होल्डर हैं बेटा क्योंकि दे आर कंसर्न्ड फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। कंसर्न्ड फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। तो वाई वाला पार्ट समझ आ रहा है सबको? वेरी गुड। आगे देखो, टीचर्स, ये एक स्टेक होल्डर है। क्यों? क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्कीम इन स्कूल। भाई अगर ग्रेन डाइवर्ट हो रहा है, इसी रीजन से टीचर कंप्लेंट कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई ग्रेन हमें मिलेगा ही नहीं, तो हम बच्चे को क्या खिलाएंगे? तो यहाँ पर टीचर एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि अकाउंटेबल फॉर ओवरऑल सुपरविजन हो, जो आप खुद हो। आप ही का टास्क था ये इंश्योर करना कि भाई स्कूल में मील्स तो ढंग के मिले। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स। क्यों? बिकॉज दे आर अक्यूज्ड इन द केस फॉर, किस लिए जी? डाइवर्जन एंड अडल्टरेशन। डाइवर्जन एंड अडल्टरेशन के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल। सो कॉन्ट्रैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट हियर। एनजीओस एंड मीडिया। अच्छा, अब एनजीओज और मीडिया क्यों रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर? अगर हम बात करें वाई आर दे स्टेक होल्डर्स, बिकॉज दे एक्ट एज वॉच डॉग्स। दे हेल्प इन एग्जीक्यूटिंग द स्कीम बेटर। दे हेल्प इन एग्जीक्यूटिंग द स्कीम बेटर। तो ये पार्ट समझ आया जी सबको? सिमिलरली बच्चे यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है जी? ओवरसाइट ऑफ द मिड डे मील स्कीम। पूरी स्कीम की ओवरसाइट किसका काम है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टर का तो एग्जीक्यूट करने का है, पर स्कीम की ओवरऑल ओवरसाइट कौन करेगा? स्टेट का एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके साथ साथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब आपको ये चीज समझनी है बेटा, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जो स्टेक होल्डर है ये पूरे केस स्टडी में कहीं नहीं था।
पर ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के स्टेक होल्डर को हमने क्यों काउंट किया? उसका रीजन ये है कि बिकॉज दिस इज द फर्स्ट कंप्लेंट अथॉरिटी। सिटीजन को कोई कंप्लेंट होती है तो वो कंप्लेंट अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को लेके जाएगा। और इसके स्टडी के डायनेमिक को समझो। इसके स्टडी में ये भी बोला गया यूपीएससी ने कि एनजीओ भी इन्वॉल्व है, मीडिया भी इन्वॉल्व है, दोनों प्रेशराइज कर रहे हैं। अगर एनजीओ और मीडिया इन्वॉल्व है, टीचर्स कंप्लेन कर रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स कंसर्न है, तो इसका सबसे पहला प्रेशर पॉइंट किस पे पड़ेगा? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसको पकड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। तो यहाँ पर इस नजरिए से हमने क्या करा जी, ब्रॉडेस्ट पॉसिबल स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करें और ये भी बताया कि वाई आर दे स्टेक होल्डर्स। सो ये जो न्यू लर्निंग है सबको क्लियर हुई जी कि वाई आर द स्टेक होल्डर्स। ये बेटा सबको कॉमन रखनी है आगे के लिए, क्योंकि दिस इज हाउ वी विल नाउ गो। ये चीज क्लियर हुई जी। आगे बढ़ते हैं। हमने बात करी थी एलडी वाइट की। आपको याद होगा एक स्कॉलर एलडी वाइट ने क्या बोला था बच्चे? एलडी वाइट ने बोला था कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन इज द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये याद है आपको पॉइंट? क्लास में हमने थ्योरी में पढ़ा था। एलडी वाइट ने जब ये बात बोली थी कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट डज दिस मीन? एडमिनिस्ट्रेशन बीइंग द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स वेरी क्लियरली कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है बेटा? कि जो पॉलिसीज हैं, टर्न देम इनटू एक्शन। अगर मैं ये पॉइंट बोलूं तो ये समझ आ रहा है जी? टर्न देम इनटू एक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन का काम अगर ये है कि बेटा इट्स द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट, तो इट्स नॉट रॉन्ग टू कंक्लूड दैट दे टर्न द पॉलिसी इनटू एक्शन। और ये पॉइंट हम ये वाला एलडी वाइट के अप्रोच को यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि केस की प्रॉब्लम क्या है। केस की प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पर बच्चे केस में क्या हो रहा है कि एक एग्जीक्यूट करनी है हमें स्कीम जो कि ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट नहीं हो रही। यानी कि इस पूरे इशू में क्या है कि द पॉलिसी एग्जिस्ट्स, मिड डे मील स्कीम एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन इट इज नॉट टर्निंग इनटू एक्शन। तो बेटा यहां पर आपको क्या चीज याद रखनी है? एग्जाम में एथिक्स के दौरान एक बहुत क्रूशल पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी आप केस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, जो मैंने आपको रिपीटेड पिछली कई क्लासों में बार बार सिखाया है कि केस प्रॉब्लम को सोचो। जब हम केस प्रॉब्लम को सोचते हैं तो केस प्रॉब्लम से क्या होता है? केस प्रॉब्लम से हम ये चीज आइडेंटिफाई करते हैं कि किस अप्रोच को अपनाना है। अब हमने जब ये केस प्रॉब्लम विजुअलाइज कर ली कि यहाँ पर पॉलिसी जो है वो एक्शनल लेवल पर एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो बेस्ड अपॉन आवर लर्निंग वी नो वी आर गोइंग टू यूज एलडी वाइट टू आंसर आवर केस स्टडी। ये चीज क्लियर हुई? आगे पढ़ो। व्हाट इज द केस सोल्यूशन हियर बेस्ड ऑन एलडी वाइट्स लर्निंग? तो केस सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे जी? इंस्पायर्ड बाय एलडी वाइट दैट administration is the executive arm converting policies into action। हम क्या करेंगे? एज अ डीसी वी विल conduct surprise inspections to get evidence। ये पॉइंट समझ आया जी? एज अ डीसी आपका फर्स्ट टास्क क्या है? अगर बेटा एक एलडी वाइट कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू कन्वर्ट अ पॉलिसी इनटू एक्शन, और हम कह रहे हैं कि पॉलिसी इज नॉट बिकमिंग इनटू एक्शन, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले वो पॉलिसी नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू एक्शन का एविडेंस गैदर करेंगे। तो हम यहाँ पर सरप्राइज इंस्पेक्शन कंडक्ट करके पहले तो हार्ड एविडेंस गैदर करेंगे। हार्ड एविडेंस हमारे पास आ गया तो इसके बाद करेंगे सर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स, सेटअप करेंगे।
टू स्ट्रीमलाइन सप्लाई चेन्स, क्योंकि हमें अगर एविडेंस मिल गया कि ग्रेन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है और ग्रेन्स जो हैं वो डाइवर्ट हो रहे हैं, तो एक टास्क फोर्स के तहत हम ये इंश्योर करेंगे कि भाई सप्लाई चेन्स इफेक्टिव और एफिशिएंट बन जाए। जैसे ही ये बनेंगी, तीसरी चीज हम ये करेंगे कि सर, गिल्टी कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, क्योंकि अब हमने एविडेंस गैदर कर लिया, स्ट्रीमलाइन कर लिया सप्लाई चेन को, तो गिल्टी कॉन्ट्रैक्टर्स लाइसेंसेस फॉर सप्लाई विल बी कैंसल्ड। इससे डिटरेंस पैदा होगा। ये चीज समझ आई। और सबसे इंपॉर्टेंटली इसके बाद इंट्रोड्यूस डिजिटल डैशबोर्ड फॉर पेरेंट्स एंड मीडिया, जिससे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो। तो हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक पॉलिसी को एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। सरप्राइज इंफेक्शन इंस्पेक्शन करके एविडेंस गैदर करा, फिर इंस्पेक्शन के बाद हमने स्ट्रीमलाइन करी सप्लाई चेन्स। वो करने के बाद हमने जितने भी गिल्टी कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनकी सप्लाई चेन को हमने कैंसिल करा, क्योंकि अगर वो मान लीजिए इफेक्टिवली अपने काम को नहीं कर रहे थे तो दे हैव टू बी पेनलाइज। इसके बाद एक डिजिटल डैशबोर्ड से हमने अकाउंटेबिलिटी शो करी, बिकॉज कलेक्टर के केस में हमने एज अ स्टेक होल्डर क्या आइडेंटिफाई किया था कि कलेक्टर हैज टू बी अकाउंटेबल। सो टू मेक द कलेक्टर अकाउंटेबल फॉर द ओवरऑल स्कीम, एक डिजिटल डैशबोर्ड से पेरेंट्स और मीडिया को क्लियर कट डेटा दिखेगा, जिससे कि क्या होगा, एक लोकल ओनरशिप यहाँ पर दिखेगी। इस डिजिटल डैशबोर्ड से एक लोकल ओनरशिप मिलेगी, और इसके बाद इंश्योर किया जाएगा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और अटेंडेंस, जो कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था, जिसकी वजह से पॉलिसी एक्शन में नहीं कन्वर्ट हो पा रही थी। तो आपने अगर एक चीज यहाँ पर बेटा बहुत क्लियर कट तरीके से ऑब्जर्व करी, तो हमने सिर्फ राइट प्रिंसिपल जो थ्योरी में मैंने आपको सिखाया था लास्ट मंथ, उसको आइडेंटिफाई करके हमने एक सॉल्यूशन डिजाइन कर लिया। इसी रीजन से मैं आपको कहता हूँ बेटा, एथिक्स में थ्योरी पूरी एक बार पढ़ के केस स्टडीज अलग से पढ़ने से नहीं होगा। थ्योरी हैज टू बी अप्लाइड टू द केस स्टडी, जिसको हम इस कोर्स में कर रहे हैं। हमारे इस पूरे कोर्स का पर्सपेक्टिव ही यही है कि हम यहाँ पर जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको इमीडिएटली अप्लाई नहीं करना सीखेंगे केस स्टडीज में, तो आप कभी अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये सिचुएशन आपको समझ आई बेटा। अब देखो यहाँ पर हमारा केस का जस्टिफिकेशन किस नजरिए से आर्ग्यू किया जाएगा, वो जो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन प्रिस्क्राइब किया, उस सॉल्यूशन से ये कहना तो नहीं गलत होगा कि भाई सॉल्यूशन ट्रांसफॉर्म्स पॉलिसी इनटू एक्शन, प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ द स्कीम, अपहोल्ड्स एथिकल रिस्पॉन्सिवनेस, एंड फोकसेस ऑन जस्टिस। अगर मैं ये पॉइंट बोलूं फोकस इज ऑन जस्टिस, तो समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के साथ जस्टिस नहीं हो रहा था, पेरेंट्स के साथ जस्टिस नहीं हो रहा था, सोसाइटी में जस्टिस नहीं हो रहा था कि एक स्कीम एग्जीक्यूट की जा रही है, ग्रेन्स दिए जा रहे हैं, लेकिन वो डाइवर्ट हो रहे हैं, कंटेमिनेशन हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। सो दिस वर एंटी जस्टिस, द इंटायर कॉन्सेप्ट हियर। तो ये चीज से हमने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, वी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एडमिनिस्ट्रेशन कैन यूज एलडी वाइट्स अप्रोच टू टच लाइव्स ऑफ द पीपल। अगर ये पॉइंट हम कंक्लूड करके बोले तो ये समझ आ रहा है, यूज द एलडी वाइट्स अप्रोच टू टच द लाइव्स ऑफ द पीपल। ये चीज समझ आई या नहीं आई? ये चीज सबको क्लियर हुई या नहीं?
दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई थ्योरी लर्निंग टू केस स्टडीज। आपको मैं ऑलरेडी 12-13 केस स्टडीज करा चुका हूँ। पूरे कोर्स में हम लोगों ने करनी है 200 केस स्टडीज अप्रोक्सीमेटली अगले 6 महीने में। तो आपको जो भी प्रिंसिपल्स हम थ्योरी में सीख रहे हैं ना बेटा, वो अप्लाई करने यहाँ पर समझने हैं। और आप देखो, अगर बच्चे को अक्सर ये कंसर्न आता है, जो मुझसे आप पूछते हो कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी स्पेसिफिक लर्निंग को हमें कहाँ अपनाना है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको सिंपल तरीके से पता चलेगा कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई द केस प्रॉब्लम। क्योंकि आपको केस प्रॉब्लम के थ्रू ये असर्टन करना है। इसी रीजन से सारा थ्रस्ट हैज टू गो ऑन द केस प्रॉब्लम। कई बार मैं आपको ये बता चुका हूं कि बेटा अगर आपने केस प्रॉब्लम गलत तरीके से आइडेंटिफाई की, तो फिर वो प्रिंसिपल भी गलत लगेगा, और प्रिंसिपल गलत लगने से फिर सोल्यूशन भी गलत आएगा। तो आइडेंटिफाई इन द केस प्रॉब्लम व्हाट इज द फेलियर। फेलियर हियर मींस व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। तो आपके दिमाग में पूरी परफॉर्मेंस ऐसे होनी चाहिए कि केस स्टडी पढ़ी, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर आइडेंटिफाई करा, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को पकड़ के दिमाग में अपने जितने भी हमने थिंकर्स, थ्योरीज, एथिकल मॉडल्स क्लास में पढ़े हैं उनको ढूंढा, और फिर उसमें से रिकलेक्ट किया कि ठीक है यार, ये वाली प्रॉब्लम के लिए ये वाला फेलियर। इस रीजन से मैं एक सजेशन आपको दूंगा। अभी तक जितनी थ्योरी हमने पढ़ी है, आज एक होमवर्क दे रहा हूं, और एक सिंसियर एस्पिरेंट होने के नाते आप करोगे, और ये दोबारा नहीं बोलूंगा, कि टिल डेट जो भी हमने क्लास में जितने भी एथिकल थिंकर्स और एथिकल मॉडल्स हमने पढ़े हैं, और जितनी भी हमने थ्योरी पढ़ी है, आप उसका एक टेबल बनाइएगा। टेबल ऐसे बनेगा जी, यहां पर आएगा आपका थिंकर मॉडल थ्योरी, और यहां पर आएगा की लर्निंग फॉर द केस स्टडी। एग्जाम्पल, एल डी वाइट अपन ने पढ़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव पॉलिसी टू एक्शन। समझ में आया जी? अगर ये एक शीट आपके पास रहेगी ना बेटा, इस शीट को आप मेंस से पहले 50 बार रिवाइज कर सकते हो, और मेंस में 125 मार्क की सारी केस स्टडीज में आपका परफॉर्मेंस अकेला 90+ रहेगा। और थ्योरी थ्योरी में अगर आप 40 से 50 नंबर भी ले गए ना बेटा, तो आपका स्कोर एथिक्स में 135 से 145 के बीच में आने वाला है। ये रटना है बेटा आपको। क्योंकि जितने आपको इस कोर्स में मैं आपको थिंकर्स, मॉडल्स और थ्योरी कराने जा रहा हूँ ना सर, उससे ज्यादा आपको कोई नहीं करा सकता। आप उतने को ऑब्जॉर्व कर लो, बस इसकी एक शीट बना लेना आज। ये कर सकते हो काम आप सब? पिछले 2 महीने में जितनी एथिक्स हमने पढ़ी है उसकी शीट बन जाएगी सबकी। परफेक्ट। कल हम मिलेंगे तो ये शीट दिखाओगे मुझे सब लोग जो लाइव आते हो। गुड। पर ये समझ आया आज जो हमने नया अप्रोच के तहत थोड़ी सी इम्प्रोवाइज लर्निंग करी फ्रॉम द लास्ट मंथ्स के स्टडीज, यही फॉर्मेट हम आगे भी लगाएंगे। 5 मिनट में नेक्स्ट क्लास।